हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जिसका नाम है दोस्तों परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मीन्स दोस्तों आप ये है मतलब कि इस यूनिट में आप सब कुछ समझेंगे जो केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री जिनसे मिलकर बनी है वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जो केमिस्ट्री का टॉपिक है अगर सही में कही जाए तो यहीं से स्टार्ट होती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल मक्खन से चलने वाला टॉपिक है और मक्खन जैसा ही चलेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो परमाणु संरचना है, तो सबसे पहले तो इस परमाणु के बारे में एक शब्द बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। इससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इससे बड़ा होता है अणु, और उससे बड़ा क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु होता है वो एक सबसे छोटा कण होता है। और दोस्तों जो परमाणु होता है, एक जो गोलाकार बॉल होती है, उस गोलाकार बॉल के समान इस टाइप का गोलाकार होता है। ठीक है, ये परमाणु होता है इस टाइप का। ठीक है, ये परमाणु है। ठीक, इस परमाणु के सेंट्रल में, केंद्र बिंदु में एक होता है नाभिक। क्या होता है? एक नाभिक, जिसको हम बोलते हैं, इसमें मतलब यहां पर दोस्तों ये प्लस होता है। यहां पर क्या होता है? प्लस। तो इसके जो सेंट्रल बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, उस बिंदु पर या फिर उस बिंदु को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। अब आगे की बात दोस्तों ये है, इस नाभिक के चारों ओर, अब मैं एक बड़े परमाणु की बात बता रहा हूं। तो दोस्तों क्या है, इस नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं इस टाइप की। ये कुछ कक्षाएं होती हैं, और ये दोस्तों किसी भी परमाणु में अधिकतम 7 कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी परमाणु के जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर 7 कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझो। दोस्तों इस परमाणु के अंदर 3 कण उपस्थित होते हैं। क्या? इस परमाणु के अंदर 3 कण उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इन 3 कणों से मिलकर कोई भी परमाणु बनता है, कोई भी परमाणु तैयार होता है। तो इनमें से दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम P से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल e से। तो इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो तो दोस्तों इसके नाभिक में होता है, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। अब बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में गति करता है, उन कक्षाओं में गति करता है। ये आपको क्लियर रहा? क्या बोला मैंने कि जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा इसमें? हमने ये समझा कि जो परमाणु होता है एक गोलाकार होता है, इसका जो सेंट्रल बिंदु होता है उसका नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, ये हमने इतना सीखा। अब आगे सीखो दोस्तों। आगे हमें ये सीखना है दोस्तों कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है
उस पर कोई इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है। एक मिनट, इनकी मैं टेबल बना के आपको पूरा क्लियर करता हूं। तो दोस्तों ये परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं उनको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल में आपको ये लिख लेना है। पहले आप कण लिख लेना। तो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ई से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ई, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इस इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता है वो सर जे थॉमसन है, ठीक है। और इन्होंने लगभग 1897 में इसकी खोज की थी। इसके बाद यदि इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो ये द्रव्यमान हम केजी में निकालेंगे, ठीक है। तो केजी में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻3। इसके बाद यदि इसके आवेश की बात करें इलेक्ट्रॉन पर तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटॉन के प्रतीक है P है। इस पर जो खोज करते हैं वो गोल्डस्टीन है, 1886 में इसकी खोज हुई थी। द्रव्यमान अगर बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻27। आवेश की बात करें तो यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम ये न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है स्मॉल n। आविष्कारक है इसके चैडविक। द्रव्यमान इसका है दोस्तों 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और इस पर आवेश कोई नहीं होता, मतलब ये तो पहले ही बोल दिया कि उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये जो परमाणु संरचना से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं। इसके बाद हम छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है ये क्या होती है, ठीक है। तो जो परमाणु संख्या होती है उसे ही हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो समझो, तो दोस्तों जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होती है वो परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु का क्या है? नाभिक है। इस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन की जो संख्या होती है उन प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। आपको क्लियर है? दोस्तों हमने देखा है कि 118 तत्व हैं, 118 परमाणु हैं, इनमें सभी का परमाणु क्रमांक अलग है ना, हमने ये देखा है, ठीक है। सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है। तो ये किस कारण से अलग है? वो यही कारण है कि मतलब जिस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका परमाणु क्रमांक होगा, उतना उसका परमाणु संख्या होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा में, मतलब परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, घूमते हैं, उनकी भी जो संख्या होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो दोनों को हम मिक्स करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये निकल रहा है कि जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या जो परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक को ही हम बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और इस परमाणु क्रमांक को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों एक ही चीजें होती हैं। आज के बाद आप मत भूलना कि ये तीनों एक ही चीज नहीं होती, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों एक ही चीज होती हैं। क्लियर है? परमाणु क्रमांक
ही होता है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज और निकल के आ रही है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है कि जो परमाणु संख्या है दोस्तों, एक बात याद रखना है, इसको हम कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से। तो अर्थात यहाँ से अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा? जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है। तो यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब अणु भार परमाणु भार आपने पढ़ा है ना, तो वही परमाणु भार के बारे में अब बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या अणु भार ये चीजें एक ही हैं सब, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। ये अब आप ये चीज समझो। तो दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है वो समझो। तो जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। क्या बोला मैंने? परमाणु द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। मतलब जैसे इस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जितना आएगा उतना ही उसका परमाणु द्रव्यमान आएगा, उससे कोई ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसको समझो, है ना। तो जो परमाणु द्रव्यमान है, इस परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान बोलो। प्रोटॉन, क्या? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, यहां न्यूट्रॉन लिख दे रहा हूं, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। इन दोनों का जो योग निकल के आएगा वो होगा हमारा परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? अब आगे आपको इतना याद रखना है कि जो परमाणु द्रव्यमान है इसको हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहां से इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो ए, अब प्रोटॉन की संख्या P और न्यूट्रॉन की संख्या N, ठीक है। तो यहां से ये परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इनमें से यदि हमें प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो जो N है इसको हम इधर भेज देंगे तो A माइनस N हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी। मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है उस परमाणु द्रव्यमान में से हम न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यदि हम इसको यहाँ भेज दें तो क्या बन जाएगा? A माइनस P बराबर N। मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो वो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं रही इनसे संबंधित। तो दोस्तों इसके आगे इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा कि कब आने वाली है। तो अगली वीडियो दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा बहुत बेसिक था मैंने वो आपका क्लियर किया। तो अगली वीडियो और मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगी है तो उसको लाइक करें। यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।